नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने लाइफ में कुछ बेहतर कर रहे होंगे। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है सिलेबस। अब होता क्या है ना कि हम अगर किसी मैदान में, युद्ध के मैदान में उतरते हैं, किसी लड़ाई में उतरते हैं, तो लड़ाई हम कैसे जीतेंगे या लड़ाई हमारा कैसा होने वाला है या उसका परिणाम, रिजल्ट कैसा होने वाला है, ये तय करता है कि हमने उसका प्लानिंग कैसे किया है। कहने का मतलब ये होगा कि जितना अच्छा प्लानिंग होगा किसी भी युद्ध को जीतने के लिए, किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए या किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए, जो सबसे बेहतर चीज होता है ना वो ये होता है कि हम उस एग्जाम को या उस चीज का तैयारी कितना बेहतर करते हैं। आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति इतने नंबर ले आया, ऐसे कर लिया, ऐसे पास कर गया। एक दिन में ये सब चीज संभव नहीं होता है। इसके लिए हमको क्या करना होता है ना, एक लंबे समय के लिए क्या करना होता है, प्लान करना होता है। क्या प्लान करना होता है? तो हम अपनी रणनीतियां बनाते हैं। रणनीतियां कैसे बनाते हैं? तो रणनीतियों हम बनाते हैं अपने दुश्मन को ध्यान में रखते हैं। दुश्मन कि हमारा जो अपोजिशन पार्टी है ना वो कैसा है, उसके हिसाब से क्या करते हैं, हम लोग रणनीति बनाते हैं। तो रणनीति कहने का मतलब ये हो गया हमारा कि यहाँ पे हम लोग सिलेबस से बात करते हैं। हम लोग यहाँ जो बात करेंगे वो किससे बात करेंगे कि सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि हमारा जो यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। पढ़ाई करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, पढ़ सब आदमी लेंगे। पढ़ना, हमने आपके आगे में किताब दे दिया, आपने रटूमल की तरह निकाला और रटना शुरू कर दिया, ये सही चीज नहीं है। सही चीज क्या है? तो सही चीज ये है कि हमको टारगेट सेट करना होता है। टारगेट क्या सेट करना होता है कि हमको कितने नंबर लाने हैं, कहां तक हमको पहुंचना है। बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड ने जो भी एग्जाम लिया है, उस एग्जाम में इससे पहले उसने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है, कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा चैप्टर ऐसा है अगर उसको हम छोड़ भी दें तो कोई दिक्कत नहीं था। कभी कभी ऐसा देखने को मिला है कि बच्चों ने क्या किया है कि जिस चैप्टर से क्वेश्चन कम आया है उसी पे ज्यादा मेहनत कर दिया है, जिस चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं वहां पे बच्चों ने मेहनत ही नहीं की। तो इसलिए हम लोगों को रणनीति बनाना बहुत जरूरी होता है। उस रणनीति के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, यानी कि हम अपने सिलेबस के बारे में बात करेंगे। उस सिलेबस के बारे में जानने से पहले जानिएगा कि हम लोग को समझना होगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है, जिस विषय को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अकाउंटेंसी, इस सब्जेक्ट के बारे में जब हम लोग जानते हैं, इस सब्जेक्ट के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, तो इस सब्जेक्ट को जानने से पहले हमको जानना होगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? आप लोग जो अपने अपने बुक को देखिएगा, चाहे किसी भी सिलेबस में, किसी भी बोर्ड का बुक होगा, आप जो देखते होंगे ना, उस बुक को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, पार्ट ए और पार्ट बी। आप जब भी वीडियो देखिएगा तो आप ये चीज करिएगा कि अपने बुक को सामने में खोल के रखिएगा, वो जो हमारा सिलेबस वाला पार्ट है उसको खोल के रखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। पार्ट ए और पार्ट बी, ये दो पार्ट में हमारा बुक बटा हुआ रहता है। पार्ट ए, इसको मेनली तौर पे हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं। आज हम आपको सिर्फ ये बताने वाले हैं ना कि कैसे, कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस चीज को ज्यादा ध्यान रखना है, किस पे ज्यादा फोकस हम लोगों को करना है, कहां पे ज्यादा हम लोग को ध्यान देना होता है। पढ़ना पढ़ लेंगे, क्वेश्चन बनाना बना लेंगे। हमने क्वेश्चन बनाया 50, एग्जाम में पूछा एक, ये हार्ड लेवल हो गया। स्मार्ट लेवल बोलता है कि आप ये देखो कि करना क्या होता है। तो हमने क्या किया, पार्ट ए को बांटा। पार्ट ए में क्या आता है हमारा, तो एक होता है एमसीक्यू और दूसरा है हमारा पार्टनरशिप। ये दो पार्ट होते हैं। अभी हम पहले इसके बारे में बात करते हैं। पार्ट ए पे अगर मोटा मोटी तौर पे अगर हम लोग बात करें तो 60 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं उससे। कितने नंबर के? 60 नंबर के क्वेश्चन आपको यहां से पूछे जाएंगे पार्ट ए से, जिसमें हमारा एनपीओ होगा और दूसरा क्या होगा, पार्टनरशिप। ये दो चीजें होंगी। और 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां से, पार्टनर्स। ये 40 नंबर के, 60 नंबर के यहाँ से, 40 नंबर के यहाँ से, ऐसा हमको पता है। और आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमको यहाँ ये मतलब हम मान के चलते हैं कि आप लोगों को ये बात पता होगा कि बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 50 सब्जेक्टिव रहता है आपके और 50 नंबर के क्या रहते हैं आपके, ऑब्जेक्टिव रहते हैं। 50 नंबर के सब्जेक्टिव और 50 नंबर के क्या रहते हैं, ऑब्जेक्टिव रहते हैं। ये बात आपको पता होगा, जिसमें आपको पता होगा कि 50 ऑब्जेक्टिव में टोटल
नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपके कितने रहते हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से कोई 50 क्वेश्चन आपको क्या करने होते हैं, बनाने होते हैं। ये बात हम जानते हैं कि आपको पहले से पता होगा इन चीजों के बारे में। इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करते हैं। तो पार्ट ए हमारा था, पार्ट बी है। पार्ट ए हमारा एनपीओ है, पार्ट बी क्या है हमारा, पार्टनरशिप। पार्ट ए क्या है, एनपीओ, दूसरा क्या है, पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप बोले तो साझेदारी, और पार्ट ए एनपीओ बोले तो एनपीओ का मतलब होता है गैर लाभकारी संगठन, या अलाभकारी संगठन। दोनों एक ही नाम है। और यहां पे हम लोग जिसके बारे में बात करते हैं तो साझेदारी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें से हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा जो ये पार्ट है, एनपीओ का पार्ट है, इसमें अगर हम लोग बात करें तो 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन यहां से आपके पूछे जाते हैं एनपीओ से, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी 40 से 45 नंबर का क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे। 40 से 45 नंबर का क्वेश्चन कहां से मिलने हैं आपको, तो ये आपको पार्टनरशिप से देखने को मिलेगा। 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन और 40 से 45 नंबर का, ये आपको हर साल एग्जाम के हिसाब से बदलते रहते हैं। हर साल ये क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। जरूरी नहीं कि हमें जो कह दिया कि 40-45, मतलब कि हो सकता है कि इस साल 30 भी पूछे, कि इस साल 35 नंबर का भी पूछे, लेकिन हाँ एवरेज ये मान के हम चलते हैं कि 40 से 45 नंबर, और इसमें से कितना 10 से 15 नंबर का पूछता है। टोटल हमने कहा था कि पार्ट ए से हमारा कितना नंबर का आता है, तो 60 नंबर का आता है। पार्ट ए से जो हम लोग बात करते हैं उसमें कितने नंबर का बात करते हैं, तो 60 नंबर का बात करते हैं। पार्ट बी से जो हम लोग बात करते हैं वो किसका बात करते हैं, तो यहाँ से 40 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं। अब बात आता है कि सर ये क्या, इसमें नहीं समझ में आया कि ये क्या था। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है। तो ये गैर लाभकारी संगठन या अलाभकारी संगठन क्या है, या साझेदारी क्या है। तो वो हम लोग देखते होंगे ना कि गैर लाभकारी, अलाभकारी, एनपीओ 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 जब भी हम लोग पढ़ते होंगे तो जहां भी हम लोग देखते हैं तो बताया जाता है कि एनपीओ। तो होता क्या है कि हम लोग 11th में एक पार्ट पढ़े थे कि दुनिया में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, कॉमर्स कहाँ आएगा, जहां भी कुछ भी ट्रांजेक्शन होगा वहां पे क्या आता है, कॉमर्स आता है। जी सर ये बात सही है कि अगर कुछ भी पैसों में लेन देन हुआ, चाहे वो 1 रुपए का ही लेन देन क्यों ना, अगर पैसों में कुछ भी लेन देन हो रहा है, तो अगर पैसों में कुछ भी लेन देन हुआ तो क्या होगा वहां पे, तो वहां पे सर कॉमर्स आएगा। तो लेन देन होगा पैसों में, कॉमर्स आएगा। तो सर यहां तो आप बोल रहे हो कि अलाभकारी है, पैसा तो कमा नहीं रहा है, तो ये अगर पैसा नहीं कमा रहा है तो फिर क्यों करना इसका। तो आपने देखा होगा ना कि हमारे यहाँ पे क्या होता है ना कि टैक्स लगाए जाते हैं। हमारी जो सरकारें हैं वो क्या करती है, टैक्स लगाती है। टैक्स लगाने का मतलब ये होगा कि किसी भी शासन, किसी भी देश, किसी भी राज्य का जो व्यवस्था है वो चलाने के लिए किस चीज का जरूरत पड़ता है, तो पैसों का जरूरत पड़ता है। बिना मनी का कुछ भी हो नहीं सकता। इस दुनिया में सब कुछ संभव है किससे, पैसों से संभव है। तो पैसा कमाने के लिए क्या चाहिए, सरकारें कहां से पैसा लाएगी, तो सरकार टैक्स लगाती है। तो अब टैक्स लगाते आपने देखा होगा कि मंदिरों में, तो ये जो हमारे मंदिर है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, पुस्तकालय है, कोई भी स्पोर्ट्स क्लब है, ये सब क्या है ना, अलाभकारी संगठन है। इनका जो निर्माण होता है, इनको जो बनाया जाता है ना, वो बनाया जाता है पब्लिक सर्विस के लिए, लोगों की सुविधा के लिए बनाया जाता है। आपने कभी भी आपके गांव में देखते होंगे दुर्गा पूजा या किसी तरीके का कोई फंक्शन होता है, उसमें कभी ये नहीं देखेंगे जब चंदा का हिसाब किताब होगा। आप बच्चे, बहुत सारे बच्चे ये देखते होंगे, तो उसमें चंदा का क्या होता है ना, हिसाब किताब होता है। चंदा का हिसाब किताब करने का मतलब क्या होगा, तो सर देखेंगे कि कितना हमने चंदा से पैसा आया और उस पूरे फंक्शन में इतने खर्चे हुए, दोनों के डिफरेंस को निकाले होंगे ना। तो देखेंगे कभी वहां पे ये बात नहीं होता कि नहीं इस साल इतना का प्रॉफिट हुआ है, कभी नहीं किया। हमेशा ये सुनने को हम लोगों को मिलता है कि इतने का बचत हुआ है, यानी कि एनपीओ प्रॉफिट नहीं कमाता है सर। वो क्यों, क्योंकि उसका कोई ऑनर नहीं होता। प्रॉफिट किसको चाहिए, ऑनर को चाहिए। आपने किसी मंदिर के किसी मालिक को देखा है कि किसी मंदिर में कोई मालिक है, किसी पुस्तकालय में कोई मालिक है। अब इसमें दो टाइप हो गए, एक प्राइवेट और दूसरा होता है पब्लिक सेक्टर। अब कोई अगर खास व्यक्ति है जो अपना लाइब्रेरी, आजकल लाइब्रेरियों का प्रचलन हो जाता है, तो कोई खास व्यक्ति है जो अपना लाइब्रेरी चला रहा है, तो वो तो भैया प्रॉफिट कमाएगा।
तो जो प्राइवेट चीजें हैं वहां तो प्रॉफिट होगी, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर के लिए जैसे हॉस्पिटल, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है इसको प्रॉफिट चाहिए, लेकिन आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाइए तो वहां पे 5 रुपए की पर्ची कटवा के आप क्या कर सकते हो, अपना काम करवा सकते हो। तो ये सब जगह जो है ना, ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बने हैं। इनका मेन पर्पस होता है लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवाना, लोगों को सर्विस देना, लोगों का काम आना, जनता के काम को आसान करना, ये इनके काम होते हैं। तो ऐसे संगठन जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, ऐसे संगठन जिनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, प्रॉफिट बनाना नहीं है, ऐसे संगठन को हम लोग क्या कहते हैं, एनपीओ कहते हैं, यानी कि गैर लाभकारी, नॉन फॉर प्रॉफिट या नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हम लोग क्या करते हैं, इसको जानते हैं। ये था हमारा यहाँ पे। अब सर इसका अकाउंटिंग, बस वही बात बोली कि अकाउंटिंग भी करना है, तो यहाँ पे भी अकाउंटिंग करना होगा। अब चंदा कितना आया, नहीं आया, कहाँ गया, नहीं गया, अब पता चला चंदा के नाम पे कुछ और ही चल रहा है, लोग जो चंदा दे रहे हैं उसके नाम पे कुछ और ही हो रहा है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, इन चीजों को ध्यान में रख के हमको काम करना पड़ता है। इसलिए एनपीओ का भी क्या करना होता है, हमको अकाउंटिंग करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सरकार भी पैसा देती है, सब्सिडी के तौर पे यहाँ पे सरकार क्या करती है, डोनेशन के तौर पे सरकार क्या करती है, यहाँ पे पैसा देती है। लोगों से तो चंदा आप ले ही रहे हो, सरकार से भी यहाँ पे पैसा। तो ये किसका पार्ट था, हमारा एनपीओ का पार्ट था, और ये हमारे पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये कंफर्म है, ये 100 इस बात को 100% कंफर्म मान के चलिए कि क्या होगा, इतना का कम से कम आपका क्या होगा, आएगा ही आएगा। दूसरा पार्ट है हमारा इसी पार्टनरशिप। जब हम लोग 11th में पढ़े थे, 11th में हमने जो भी पढ़ा, चाहे वो जर्नल पढ़ा, लेजर पढ़ा, ट्रायल बैलेंस पढ़ा, या फिर ट्रेडिंग पीएल अकाउंट हमने पढ़ा, फाइनल अकाउंट जिसको बोलते हैं, वो भी हमने पढ़ा। वहां पे जब भी हम बात कर रहे थे तो वहां पे हम लोग बात करते थे किस चीज का, तो वहां पे बात करते थे सर कि कोई एक व्यक्ति है, बिजनेस कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, लॉस हो रहा है, जो भी हो रहा है उसका हिसाब किताब हम करके दे रहे थे। अब जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे बिजनेस थोड़ा सा डेवलप करेगा, यानी बिजनेस डेवलप करने का मतलब ये हो गया कि बिजनेस अब बढ़ेगा। बिजनेस बढ़ेगा का मतलब क्या हो गया कि अब लोग और जुड़ेंगे। पहले एक आदमी मिलकर काम करता था, पता चला कि एक आदमी काम कर रहा है, उसके पास वो जितना कैपिटल चाहिए, कैपिटल उतना पूरा हो नहीं पा रहा है, तो वो क्या करेगा, लोगों को जोड़ेगा। तो लोगों को कैसे जोड़ेगा, तो पार्टनर के तौर पे जोड़ेगा कि आप एक काम करो, हम अकेले काम कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा है, तो आप एक काम करो, मेरे साथ पार्टनर के तौर पे जुड़ जाओ। तो जब कोई व्यक्ति आपके साथ पार्टनर के तौर पे जुड़ेगा तो प्रॉफिट भी बांटेगा, पूंजी भी लगाएगा, लॉस होगा तो लॉस भी बांटेगा, और भी बहुत तरह की चीजें होगा। लोग आएंगे, यानी एडमिशन होगा, लोग जाएंगे, रिटायरमेंट होगा, हो सकता है कि दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हो तो फर्म बंद होगा, हो सकता है कि फर्म के काम के बीच में किसी पार्टनर का परमानेंट सेटलमेंट हो जाए, यानी कि डेथ हो जाए, तो उसके बारे में पढ़ना होगा। तो ये तमाम चीजों के बारे में, फंडामेंटल पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, ये सारे जो चैप्टर है ना, ये जो पढ़ने पड़ते हैं, ये हमारे किसमें आ जाते हैं, आपको बोला, ये सारी चीज हमारे आते हैं साझेदारी के अंदर, जिससे हमारा कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, 40 से 45। याद रखिएगा इस बात को, जिस भी बच्चे का पार्टनरशिप पे कमांड है, वो समझिएगा कि आधा अपना उसने क्या किया, कवर कर लिया है, आधा पार्ट उसने क्या कर लिया, अपना कवर कर लिया है, उसको इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। पार्टनरशिप वीवीआई चीज है, ये याद रखिएगा, ये जो टॉपिक है ये वीवीआई, इसके सारे चैप्टर हमारे लिए क्या है, वीवीआई है। इसके जितने भी चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर हमारे लिए क्या होते हैं, वीवीआई होते हैं। अब आते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो पार्ट बी में हमारा ना मेनली तौर पर 2 पार्ट, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। एक पार्ट हमारा कहलाता है कंपनी, जिसको कंपनी अकाउंटिंग के नाम से हम लोग जानते हैं, कंपनी, और दूसरा हमारा होता है कि फाइनेंशियल कुछ स्टेटमेंट के नाम से। यहां से लगभग में हमारा जो क्वेश्चन पूछता है वो लगभग 40 नंबर का पूछता है यहां से, और इस 40 नंबर में ना लगभग में 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे, कंपनी से आपको देखने को मिलेंगे 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपको देखने को मिलेंगे यहां से भी 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते हैं, यहां से आपको देखने को मिलेगा। कंपनी, आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा कि कंपनी 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 क्या होता है सर, तो हर वो संस्था जो किसी न किसी कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होगा ना, वो
कंपनी कहलाएगा। अभी इस तरह ही समझ कर चलिएगा कि हमारे यहाँ पे ना हर चीज का एक नियम बना हुआ है। अब कुछ भी ऐसे अपना मन में करे कि रात में सोए सुबह में उठे मन किया कंपनी खोलते हैं, हाँ चलो 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 तो कंपनी खोलने, ऐसा नहीं है सर। हर चीज का एक नियम बना हुआ, उस नियम को फॉलो करना होता है। तो अभी ये समझ के रखिएगा कि कंपनी क्या कहलाता है आपको। तो हर वो संस्था जो कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होगा वो क्या कहलाएगा, आपका कंपनी कहलाएगा। इसमें भी आपको पढ़ना होगा कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी कैसे बनते हैं, कंपनी अपने पैसे कहाँ से लाते हैं, उसमें जो लोग आते हैं वो क्या क्या कहलाते हैं, ऑनर उसमें कौन होते हैं, शेयर होल्डर कौन होते हैं, उसमें जो बनाने वाले लोग हैं वो कौन होते हैं, ऋण कहाँ से लेते हैं, लोन कहाँ से इनको आता है, कैसे ये अपने लोगों के बीच में पैसे प्रॉफिट का बंटवारा करता है। ये तमाम चीजों के बारे में होता है हम लोग को यहाँ पे बात करते हैं। आपने शेयर के बारे में पढ़ा होगा ना, तो शेयर का यहाँ से इशू से लेके और एग्जाम्पशन तक सब कुछ यहाँ पे हमको पढ़ना होता है। ये सारी चीजें हमको कहाँ पे पढ़नी थे, कंपनी में आपको पढ़ना है। और ये हमने आपको सबको इकट्ठा जोड़ के एक बार कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें मेनली करते आपको जो पढ़ना होता है वो होता है आपका अकाउंटिंग रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये 3 चैप्टर अगर आप यहां से कर लेते हो ना तो आपका लगभग में हो जाता है। यहाँ पे मेन चैप्टर जो है ना वो अकाउंटिंग रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन जो मोस्ट रीजिया इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोल रहे हैं ना कि जिसको छोड़ नहीं सकते आप किसी भी हाल में, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं। ये जो इतने चैप्टर है ना, ये आपके ऐसे चैप्टर है जिससे क्वेश्चन 100% पूछेगा। अब जो गेम खेला जाता है, अब जो बिहार बोर्ड गेम खेलता है, वो गेम कहां खेलता है, तो बिहार बोर्ड गेम खेलता है इसके और इसके बीच में, कंपनी और पार्टनरशिप के बीच में। बिहार बोर्ड, जब आप बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा ना कि बिहार बोर्ड इस दोनों के बीच में गेम खेलता है। इन द सेंस क्या गेम खेलने मतलब सर, तो गेम खेलने का मतलब ये हो गया कि कभी कभी क्या करता है, यहां से क्वेश्चन की संख्या ज्यादा कर देता है, और कभी अगर दिमाग घूम गया किसी साल, अगर मान लीजिए अभी तो ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा पिछले 4-5 साल से, लेकिन कभी अगर घूम गया तो कभी कभी क्या करता है कि यहां से क्वेश्चन का संख्या बढ़ा देता है। यानी कि इन दोनों के बीच में क्या करता है, जो ये आप देख रहे हो ना 40 से 45 नंबर, यहाँ पे एक साल ऐसा रहता है कि यहां से 40-45 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया। तो बिहार बोर्ड अपने ट्रेंड में चेंज करते रहते हैं, इसलिए ही आजकल ऐसा हो गया है कि जितने भी बोर्ड हैं जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं वो बिहार बोर्ड को फॉलो करने के लिए कोशिश करते हैं। सीबीएसई भी ऐसा देखें कि सीबीएसई भी क्या कर रहा है कि बिहार बोर्ड को फॉलो करने का कोशिश करता है। उसके पीछे रीजन यही है कि इसका ट्रेंड चेंज होते रहता है, ये अपना ट्रेंड बदलते रहता है। और ट्रेंड बदलने का मेन रीजन ये 2 चीज है, कभी इस पर फोकस कर दिया, कभी इस पर फोकस कर दिया, कभी दोनों को बराबर का वैल्यू दे दिया। लेकिन मेनली जो हमारा सिलेबस है वो यही है, इसी में इसी पार्ट में हमको समझना होता है कि हमारा अकाउंट 2 पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। यहाँ से 60 नंबर, यहाँ से 40 नंबर, इसको मेनली तौर पे एमपी और पार्टनरशिप यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग कंपनी पढ़ते हैं और यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हमने इंक्लूड कर दिया है, पार्ट अलग अलग है, सब हमने एक नाम दे दिया। बाद में बोलोगे मास्टर को पता नहीं था, इसीलिए हम पहले कह देते हैं कि भैया ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमने अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट और भी बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे हमको पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन 2 चीज है वो है अकाउंटिंग रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट। अकाउंटिंग रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट ये अगर आपका कंप्लीट है और ये कंपनी अगर आपका कंप्लीट है तो आप ये समझो कि आपका लगभग में तैयारी हो चुका है, 100% के आसपास तैयारी हो चुका है। क्योंकि उससे बाहर क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में अगर आपको बाहर से पूछे तो पूछे, सब्जेक्टिव में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। ये तरीका है आपका पढ़ाई करने का, ये मेन तरीका है यहाँ पे पढ़ने का। अब आप बोलोगे सर फिर तो इतना ही कहाँ हुआ जाएगा, तो सर बाबू ये देख लो, 1 चैप्टर यहाँ से मिलेंगे आपको, 5 से 6 चैप्टर यहाँ पे है आपको, 5 से 6 चैप्टर यहाँ मिलेंगे आपको, और 2 से 3 चैप्टर यहाँ मिलेंगे आपको। अब जोड़ लीजिए कितने हो गए, 10, लगभग में 15 चैप्टर आपको मिल जाएंगे पूरे अकाउंट में। ये जो आपको हम 4 पार्ट में बांट के दिखाएं, तो कितने चैप्टर हो रहे हैं, 15 चैप्टर हो रहे हैं टोटल। बात आया समझ में।
तो ये चीजें हमारा 100 नंबर का तैयारी के लिए। इसमें हमारा थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल है, सब कुछ। थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा होता है। हमारा बिहार बोर्ड को जो क्वेश्चन पूछने का चांस है वो इस तरीके से है कि यहाँ पे थ्योरी ज्यादा पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल की संख्या बहुत कम पूछते हैं। हम इन सब चीजों के बारे में आगे बात करेंगे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि अकाउंटेंसी का जो हमारा सिलेबस है, हमको पूरे साल में क्या पढ़ने होते हैं, जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये समझ में अब आप लोगों को आ गया होगा कि हमको पढ़ना क्या है मोटा मोटी तौर पर। और याद रखिए इस चीज को, इसको दिमाग में बिठा के रखिएगा। जब भी पढ़ने के लिए बैठिएगा ना, तो आपको दिमाग में ये चीज सेट रहना चाहिए, हमको कहाँ से पढ़ना है। हमने कहा ना आपको कि स्मार्ट स्टडी करना है, हार्ड लेवल नहीं करना है, स्मार्ट लेवल करना है। और स्मार्ट लेवल करने के लिए यही सब चीज चाहिए होता है, ये तमाम चीजें हमको चाहिए होता है। ये अगर फॉर्मेट जो हमने आपको यहाँ पे लिख दिया है, इस फॉर्मेट को अगर आपने दिमाग में सेट कर लिया, फिर आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, और इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछने वाला भी नहीं है। इतना अगर आपका कंप्लीट है तो बिहार बोर्ड के लिए आप बहुत ज्यादा सफिशिएंट तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये चीजें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अगर किसी तरीके कोई तकलीफ हो, किसी तरीके का कोई यहाँ पे डाउट हो, कुछ लगे कि पूछने लायक है, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं उन चीजों के लिए है। तैयारी कीजिए, पढ़िए, जहां तक होगा हम आपके साथ हैं, आपका हेल्प करने के लिए तैयार हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे फिर आज से इससे आगे का नहीं करते हैं पार्टनरशिप के बारे में। इसके बाद बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तो वहां से क्लास हम स्टार्ट कर लेंगे, पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए। जय हिंद।